ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर गहरा विश्लेषण। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स और एसईजेड के बारे में। एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। आज हम एक ऐसी कंपनी में गहरे उतर रहे हैं जो बिल्कुल ही भारत के व्यापार और आर्थिक अवसंरचना का एक आधार स्तंभ है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एपीएसईज। यह कोई सामान्य कंपनी नहीं है। एपीएसईज एक दिग्गज है जो भारत के कुल माल ढुलाई का लगभग 1/4 संभालती है और निजी बंदरगाह बाजार में 95% की आश्चर्यजनक बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्चस्व रखती है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही इसने 420 मिलियन टन माल का रिकॉर्ड तोड़ प्रबंधन किया। लेकिन यहां पर विरोधाभास है। एक कंपनी जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, वह स्वयं को वैश्विक विवाद के केंद्र में कैसे पा सकती है? इस वीडियो में हम एक तटस्थ 360 डिग्री विश्लेषण प्रदान करेंगे ताकि आप इस जटिल कहानी के दोनों पक्षों को समझ सकें। सबसे पहले हम कंपनी के शक्तिशाली व्यवसाय मॉडल और उसकी अद्भुत यात्रा को समझेंगे। फिर हम उसकी वित्तीय प्रदर्शन के एक दशक की गहराई में जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक चार्ट हमें क्या बता रहे हैं और प्रसिद्ध बेंजामिन ग्राहम द्वारा शुरू किए गए एक क्लासिक मूल्यांकन परीक्षण को चलाएंगे। अंत में हम फायदे और नुकसान का वजन करेंगे और हमारे महत्वपूर्ण जांच अनुभाग में कठिन सवालों का सामना करेंगे, उससे पहले कि हम अपनी अंतिम सारांश प्रस्तुत करें। चलो शुरू करते हैं। व्यापार और उसके प्रमोटर। अदानी पोर्ट्स को समझने के लिए आपको इसे केवल एक बंदरगाह ऑपरेटर के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसकी असली ताकत एक मजबूत एकीकृत व्यवसाय मॉडल में है जो 3 प्रमुख वर्टिकल्स पोर्ट और टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजीएस में काम करता है। सबसे पहले पोर्ट और टर्मिनल। एपीएसईजी का 13 घरेलू बंदरगाहों का विशाल नेटवर्क है जो 7 समुद्री राज्यों में फैला हुआ है, जिससे इसे एक अद्वितीय राष्ट्रीय पदचिह्न प्राप्त है। इसमें गुजरात का मुंड्रा पोर्ट जैसे खजाने शामिल हैं, जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। ओडिशा का धामरा पोर्ट, जो भारत के खनिज बेल्ट्स का रणनीतिक प्रवेश द्वार है, और गुजरात का दहेज पोर्ट, जो एक और महत्वपूर्ण केंद्र है। कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का भी विस्तार कर रही है, सबसे प्रमुख रूप से इजराइल के हाइफा बंदरगाह में अपनी बहुमत हिस्सेदारी के साथ। दूसरा, लॉजिस्टिक्स। अपनी सहायक कंपनी अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के माध्यम से कंपनी अपने बंदरगाह संचालन को पूरी तरह से पूरा करती है। यह लॉजिस्टिक्स पार्क चलाती है और यहाँ तक कि अपनी खुद की ट्रेनें भी रखती है, एक निर्बाध अंत से अंत तक समाधान बनाते हुए जो माल को जहाज से लेकर बंदरगाह तक और देश के आंतरिक क्षेत्र में गहरे ले जाता है। और तीसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र या एसईजीज। मुंद्रा एसईजी इस रणनीति का एक मील का पत्थर उदाहरण है। यह 8000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व स्तरीय बंदरगाह सेवाओं को औद्योगिक अवसंरचना के साथ जोड़ता है, जिससे व्यवसायों के लिए एक पूर्ण, तैयार से निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध होता है। कंपनी ने यहाँ तक कि खुदाई में भी वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है। भारत में सबसे बड़ी खुदाई बेड़े का संचालन कर रही है। यह बंदरगाहों का निर्माण और रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जिससे उन्हें लागत और परियोजना समय सीमा पर नियंत्रण मिलता है। यह एकीकृत संरचना एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी केवल जहाज़ों को उतारने का काम नहीं करती, यह रेल परिवहन, भंडारण और औद्योगिक भूमि भी प्रदान करती है। यह एक चिपकने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। मुंद्रा बंदरगाह का उपयोग करने वाला व्यवसाय अदानी की लॉजिस्टिक्स और एसईजेड सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रेरित होता है, क्योंकि यह सुविधा और लागत में बचत करता है। इससे ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी का स्विच करना कठिन और महंगा हो जाता है, जिससे एपीएसईजी को महत्वपूर्ण मूल्य निर्धारण शक्ति
और स्वतंत्र बंदरगाह ऑपरेटरों पर स्थायी लाभ मिलता है। विकास की यात्रा, मुंद्रा से वैश्विक खिलाड़ी तक। कंपनी की यात्रा 1998 में शुरू हुई, जब इसे गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया। प्रारंभिक दृष्टि संस्थापक गौतम अदानी की थी, जिन्होंने पास के कांडला पोर्ट से प्रेरित होकर मुंद्रा को एक प्रमुख आर्थिक द्वार बनाने का लक्ष्य रखा। बाजार ने जल्दी ही इस दृष्टि को स्वीकार कर लिया। 2007 में कंपनी का आईपीओ ब्लॉकबस्टर रहा, जिसमें 116 बार अधिक सदस्यता प्राप्त हुई, जिससे शुरुआती दिनों से ही निवेशकों का भारी विश्वास झलकता था। एक महत्वपूर्ण मोड़ 2012 में आया, जब कंपनी का नाम अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कर दिया गया। यह केवल एक सौंदर्यात्मक परिवर्तन नहीं था, यह उसकी रणनीतिक दिशा में स्पष्ट संकेत था कि वह आज की तरह एकीकृत लॉजिस्टिक्स खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके इतिहास की एक प्रमुख विशेषता निरंतर अधिग्रहण की प्रवृत्ति रही है, ताकि पैमाने का निर्माण किया जा सके और बाजार हिस्सेदारी को मजबूत किया जा सके। इसमें 2016 में धमरा पोर्ट, 2020 में कृष्णापट्टनम पोर्ट, 2021 में गंगावारम पोर्ट और 2023 में कराकल पोर्ट की खरीद शामिल है। यह इतिहास एक स्पष्ट वृद्धि द्वारा अधिग्रहण रणनीति को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण ने एपीएसईजेड को अपने पदचिह्न का तेजी से विस्तार करने और अपने बाजार नेतृत्व को मजबूत करने की अनुमति दी है, जो उद्योग के औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह आक्रामक विस्तार अत्यंत पूंजी प्रधान है और कंपनी के महत्वपूर्ण आरण बोझ का मुख्य कारण रहा है, जिस पर हम जल्द ही विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अडानी ग्रुप, प्रमोटर और शेयर होल्डिंग। एपीएसईज अडानी ग्रुप की प्रमुख इकाई है, जिसे अडानी परिवार द्वारा प्रमोट किया गया है और चेयरमैन गौतम अडानी द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जिनके बेटे करण अडानी प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। किसी भी निवेशक के लिए यह समझना कि कंपनी का स्वामित्व किसके पास है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोटर समूह का कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उच्च प्रमोटर होल्डिंग को अक्सर विश्वास का संकेत माना जाता है। हालांकि समूह से जुड़ी विवादों के संदर्भ में यह भी सवाल उठाता है कि सार्वजनिक व्यापार के लिए उपलब्ध स्टॉक का असली फ्री फ्लोट कितना है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ी विदेशी और घरेलू संस्थानों द्वारा धारित महत्वपूर्ण हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि कई परिष्कृत पेशेवर निवेशक कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में विश्वास बनाए रखते हैं। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण, संख्याओं का विश्लेषण। 10 वर्षों के वित्तीय डेटा को देखने से हमें कंपनी के प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। वृद्धि शानदार रही है। जैसे आंकड़े दिखाते हैं, 2015 में राजस्व लगभग R60,000 करोड़ से बढ़कर 2024 में R26,000 करोड़ से अधिक हो गया है और शुद्ध लाभ इस अवधि में 3 गुना से अधिक हो गया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 83% का शानदार लाभांश वार्षिक विकास दर या CAGR हासिल किया है। उतनी ही प्रभावशाली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या OPM। ये लगातार 50% से 60% के उच्च स्तर पर रहे हैं। यह मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति और उल्लेखनीय परिचालन दक्षता का स्पष्ट संकेत है। अब चलिए कर्ज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा व्यवसाय जो इस तरह का पूंजी प्रधान है, अधिग्रहण के माध्यम से इतनी तेजी से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसके पास एक महत्वपूर्ण मात्रा में कर्ज होगा। वर्तमान में कुल उधार लगभग ₹454 करोड़ है। यहाँ देखने का मुख्य मापदंड है देनदारी से इक्विटी अनुपात, जो वर्तमान में लगभग 0.79 या 99.2% है, जबकि यह उच्च है। जो महत्वपूर्ण है वह प्रवृत्ति है। पिछले 5 वर्षों में इस अनुपात में वास्तव में कमी आई है, जो 118.7% से घटकर हो गया है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को कम करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके अलावा इस आरण की सेवा करने की कंपनी की क्षमता मजबूत प्रतीत होती है। इसका ब्याज कवरेज अनुपात स्वस्थ 8.1 गुना है, जिसका अर्थ है कि इसका परिचालन लाभ इसके ब्याज खर्चों से 8 गुना अधिक है। यह डिफॉल्ट के जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। एक चेतावनी का बिंदु कंपनी की तरलता स्थिति है। इसकी अल्पकालिक संपत्तियां वर्तमान में इसकी अल्पकालिक देनदारियों को कवर नहीं कर रही हैं, जो आगे निवेशकों के लिए निगरानी का विषय है। उच्च शुद्ध आरण आंकड़ा अक्सर स्टॉक के खिलाफ बेयर केस में एक मुख्य बिंदु होता है। हालांकि जब हम गहराई से देखते हैं
तो कथा अधिक सूक्ष्म हो जाती है। आरएन से इक्विटी अनुपात में गिरावट का रुझान मजबूत ब्याज कवरेज अनुपात के साथ मिलकर यह संकेत देता है कि कंपनी अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आरएन का उपयोग करती है, लेकिन इसकी मजबूत लाभप्रदता और नकदी प्रवाह इसे इस लीवरेज को आराम से प्रबंधित करने और यहां तक कि अपने जोखिम प्रोफाइल को धीरे धीरे कम करने की अनुमति दे रहे हैं। अंत में आइए देखें कि प्रबंधन पूंजी का कितनी कुशलता से उपयोग कर रहा है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न या आरओई बहुत स्वस्थ 18.7% है और इसकी पूंजी निवेश पर रिटर्न या आरओसी 13.8% है। लगभग 19% का आरओई उत्कृष्ट है और दर्शाता है कि प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा निवेशित पैसे से मजबूत लाभ उत्पन्न कर रहा है। आरटी स्टॉक चार्ट तकनीकी विश्लेषण। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से एपीएसईजी स्टॉक एक विशाल संपदा सृजन करता रहा है। सभी समय चार्ट में एक मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसने 5 वर्षों में 267% से अधिक रिटर्न और अविश्वसनीय सभी समय रिटर्न 744% से अधिक दिया है। यह स्पष्ट रूप से स्टॉक के दीर्घकालिक तेजी वाले स्वभाव को स्थापित करता है। हालांकि वर्तमान मध्यावधि प्रवृत्ति में झूम इन करने से एक अलग तस्वीर सामने आती है। हाल ही में इस स्टॉक ने कमजोरी के संकेत दिखाए हैं। यह अपने ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति चैनल के नीचे टूट गया है और तकनीकी विश्लेषकों द्वारा इसे डबल टॉप संरचना कहा जाता है। RS 1368 के मुख्य समर्थन स्तर के नीचे हालिया टूटने से और गिरावट की संभावना संकेतित होती है। वर्तमान में देखे जाने वाले मुख्य स्तर समर्थन RS 1350 पर और प्रतिरोध लगभग RS 1340 के पास हैं। इस स्टॉक का 92 सप्ताह का रेंज RS 94 से RS 1517.13 के बीच रहा है। कीमत अपने मुख्य अल्पकालिक और मध्यकालिक मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, जो सामान्यतः मंदी का संकेत माना जाता है। मोमेंटम संकेतकों को देखते हुए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI वर्तमान में 30 से नीचे है। इसका संकेत है कि स्टॉक अधिक बेचने की स्थिति में है। यह एक क्लासिक तकनीकी दुविधा प्रस्तुत करता है। एक अधिक बेचने वाला RSI यह दर्शा सकता है कि बिक्री बहुत अधिक हो चुकी है और स्टॉक में सुधार की संभावना है। हालांकि यह मजबूत नकारात्मक गति का संकेत भी दे सकता है और कीमत गिरती रह सकती है। अन्य संकेतक जैसे कि MACD भी मंदी के संकेत दिखा रहे हैं। यहां यह दिलचस्प हो जाता है। इन मंदी के अल्पकालिक तकनीकी संकेतों के बावजूद जिन वित्तीय विश्लेषकों ने स्टॉक का कवरेज किया है, उनमें सर्वसम्मति अत्यधिक बुलिश है। औसत मूल्य लक्ष्य लगभग R 1717 है, जो वर्तमान स्तर से 30% से अधिक संभावित ऊपर की ओर संकेत करता है, जिसमें कुछ उच्चतम अनुमान R 1900 तक पहुंच रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण भिन्नता पैदा करता है। तकनीकी चार्ट अल्पकालिक कमजोरी की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि ब्रोकरेज की मौलिक विश्लेषण दीर्घकालिक मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। इसका अर्थ है कि बाजार अल्पकालिक बाधाओं या नकारात्मक भावना पर प्रतिक्रिया कर रहा हो सकता है, जबकि विश्लेषक मानते हैं कि दीर्घकालिक व्यवसाय कहानी स्थिर बनी हुई है। एक निवेशक के लिए यह आपके निवेश की अवधि का महत्व दर्शाता है। एक अल्पकालिक व्यापारी सतर्क रहने का कारण देख सकता है, जबकि एक दीर्घकालिक निवेशक इस गिरावट को संभावित खरीदारी का अवसर समझ सकता है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन, आंतरिक मूल्य की खोज। अब चलिए मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम के द्वारा प्रमाणित एक समय परीक्षित सूत्र का उपयोग करके स्टॉक के आंतरिक मूल्य का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, ने एक सरल सूत्र प्रस्तावित किया था ताकि एक रक्षा निवेशक के लिए स्टॉक का आंतरिक मूल्य गणना की जा सके। यह संरक्षित और सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हमें लगभग RS 620 का आंतरिक मूल्य मिलता है। इस लगभग RS 520 के गणना किए गए आंतरिक मूल्य की तुलना वर्तमान बाजार मूल्य लगभग RS से 1300 से करने पर इस विशिष्ट मेट्रिक का निष्कर्ष स्पष्ट है। स्टॉक काफी अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। हालांकि इस परिणाम के साथ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। ग्राहम नंबर 1 क्लासिक मूल्य निवेश उपकरण है, जो भारी मात्रा में कंपनी के वर्तमान बुक मूल्य पर आधारित है। यह स्थिर पूर्वानुमानित कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी ओर अदानी पोर्ट्स एक उच्च विकास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है।
इसका मूल्य न केवल इसके वर्तमान संपत्तियों से प्राप्त होता है, बल्कि इसके भविष्य की आय क्षमता, इसकी रणनीतिक प्रभुत्व और इसके अनमोल पोर्ट नेटवर्क से भी, जिन्हें पूरी तरह से बुक मूल्य में नहीं पकड़ा गया है। इस स्टॉक का प्राइस टू बुक अनुपात लगभग 4.5 है, जो ग्रैहम की 1.5 सीमा से बहुत ऊपर है। यार्न इसलिए, जबकि ग्रैहम नंबर 1 महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करता है, एक रूढ़िवादी मूल्य निवेशक के लिए एक विकास केंद्रित निवेशक तर्क करेगा कि यह इस तरह की कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त मीट्रिक नहीं है। यह मूल्य और विकास निवेश दर्शन के बीच मौलिक अंतर को उजागर करता है। पक्ष विपक्ष, बूल और बियर बहस। अतुलनीय बाजार नेतृत्व। कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालक है, जिसके पास देश के माल का बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा है। इस पैमाने से एक गहरा प्रतिस्पर्धात्मक कवच बनता है, जो दूसरों के लिए चुनौती देना बहुत कठिन है। एकीकृत व्यापार मॉडल इसके बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और एसईजी वर्टिकल्स के बीच मजबूत सहक्रिया एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जिसमें प्रवेश की उच्च बाधाएं हैं। मजबूत विकास और लाभप्रदता। कंपनी का राजस्व और लाभ दोनों में मजबूत वृद्धि का 10 वर्षों का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, साथ ही लगातार उच्च और स्थिर परिचालन मार्जिन भी है। रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व। एपीसीजी भारत की विकास कहानी का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। जैसे जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, एपीसीजी मुख्य लाभार्थी बनने की स्थिति में है। मजबूत विश्लेषक समर्थन। बाजार विश्लेषकों की भारी संख्या जो इस स्टॉक का कवरेज करते हैं, ने खरीदें या मजबूत खरीद रेटिंग दी है, वर्तमान स्तर से महत्वपूर्ण ऊपर जाने की संभावना देख रहे हैं। महत्वपूर्ण आर्न बोझ। कंपनी अपने बैलेंस शीट पर उच्च स्तर का आर्न लेकर संचालन करती है, जो इसकी पूंजी सघन व्यवसाय मॉडल और आक्रामक अधिग्रहण प्रधान विकास रणनीति का सीधा परिणाम है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्रभाव। यह संभवतः सबसे बड़ा जोखिम है। पूरे अदानी समूह को स्टॉक मैनिपुलेशन, लेखांकन धोखाधड़ी और ऑफशोर संस्थाओं के अनुचित उपयोग के गंभीर और अनसुलझे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में विस्तृत है। प्रीमियम मूल्यांकन। स्टॉक का ट्रेडिंग उच्च मूल्य से पुस्तक अनुपात 4.5 से अधिक पर हो रहा है, जिससे यह पारंपरिक मूल्यांकन मानकों पर महंगा प्रतीत होता है, जैसा कि हमारे ग्रैहम नंबर गणना ने दिखाया। नियामक और भू राजनीतिक जोखिम। व्यवसाय स्वाभाविक रूप से वैश्विक व्यापार में मंदी, भू राजनीतिक संघर्षों से होने वाली शिपिंग मार्गों में व्यवधान और सरकार की नीतियों और नियमों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। महत्वपूर्ण जांचें। निवेशकों के लिए उचित परिश्रम। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, और विशेष रूप से ऐसी कंपनी में, हर निवेशक को कुछ महत्वपूर्ण जांचें करनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से आरोप हैं। जनवरी 2023 में अमेरिकी आधारित शॉर्ट सेलर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अदानी समूह के खिलाफ बेखौफ स्टॉक मैनिपुलेशन और लेखांकन धोखाधड़ी हो रही है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण आरोपों में शामिल हैं शेयर पार्किंग। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि समूह ने विदेशी शैल संस्थाओं के जटिल जाल का उपयोग किया, जो मुख्य रूप से गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी द्वारा प्रबंधित थे, ताकि अपने स्वयं के सूचीबद्ध कंपनियों में बड़े अनाम हिस्से रख सके। यह भारतीय प्रतिभूति कानून को बायपास करने के लिए किया गया था, जिसमें न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है। संदिग्ध संबंधित पार्टी लेन देन। यह भी आरोप लगाया गया कि समूह की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और अदानी परिवार द्वारा नियंत्रित निजी संस्थानों के बीच पैसा प्रवाहित किया गया, ताकि आय को मैनिपुलेट किया जा सके और वास्तविकता से अधिक स्वस्थ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की जा सके। अस्थिर वित्तीय स्थिति। रिपोर्ट में समूह के उच्च आर्न स्तरों को उजागर किया गया, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर अक्सर आर्न के गिरवी रखे जाते थे, जिससे प्रणालीगत जोखिम पैदा होता है। यह महत्वपूर्ण है कि कहा जाए कि अदानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है और इसे चयनात्मक गलत जानकारी और पुरानी, आधारहीन और बदनाम आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन कहा है। भारत के बाजार नियामक सेबी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन यह मुद्दा निवेशकों के लिए एक अनसुलझा जोखिम बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण जोखिम जिसे जांचना आवश्यक है, वह है प्रमोटर शेयर गिरवी रखना।
यह तब होता है जब प्रमोटर अपने शेयरों का उपयोग गिरवी के रूप में कर आरण लेते हैं। यह जोखिम इसलिए है क्योंकि स्टॉक कीमत में तेज गिरावट मार्जिन कॉल को ट्रिगर कर सकती है, जिससे प्रमोटर को शेयर बेचने पड़ सकते हैं, जो कीमत को और भी गिरा सकता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग का एक छोटा हिस्सा, लगभग 1.34% SW, अदानी फैमिली ट्रस्ट की हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। जबकि यह अभी के लिए एक अपेक्षाकृत कम और प्रबंधनीय संख्या है, यह एक महत्वपूर्ण मेट्रिक है जिसे निवेशकों को निरंतर निगरानी करनी चाहिए। अंत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ अदानी ग्रुप कंपनियों के ऑडिटरों की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई, जिसमें एक बहुत ही छोटी और अपेक्षाकृत अनजान फर्म का उल्लेख किया गया है, जो अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी टोटल गैस जैसी विशाल कंपनियों का ऑडिट कर रही थी। जबकि APSEZ का ऑडिट खुद एक बड़े और अधिक प्रतिष्ठित फर्म द्वारा किया जाता है, इन चिंताओं ने समूह की कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के चारों ओर सवालों के बादल को और बढ़ा दिया है। निष्कर्ष, अंतिम निर्णय। तो इस गहरे विश्लेषण के बाद हम अदानी पोर्ट्स पर कहां खड़े हैं? विश्लेषण दो बहुत अलग, लगभग विरोधी कहानियों को प्रस्तुत करता है। एक ओर हमारे पास एक अद्भुत व्यवसाय है। अदानी पोर्ट्स एक प्रमुख बाजार नेता है, जिसके पास एक मजबूत एकीकृत व्यवसाय मॉडल है, जो इसे एक व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। इसने अविश्वसनीय विकास, उच्च लाभप्रदता दिखाई है, और यह भारत के भविष्य के केंद्र में एक विश्व स्तरीय अवसंरचना संपदा है। दूसरी ओर हमारे पास जोखिमों की एक महत्वपूर्ण सूची है। मूल्यांकन रूढ़िवादी मैट्रिक्स पर समृद्ध दिखता है, आरण स्तर उच्च है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित गंभीर अनसुलझे आरोप हैं, जो पूरे समूह पर लंबा साया डालते हैं। तो क्या अदानी पोर्ट्स खरीदने योग्य है? इसका उत्तर पूरी तरह से आप, निवेशक और आपके व्यक्तिगत जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप एक विकास निवेशक हैं जो दीर्घकालिक भारत अवसंरचना कहानी में विश्वास रखते हैं और आप उच्च रिटर्न की संभावना के बदले प्रीमियम मूल्यांकन और कॉरपोरेट गवर्नेंस जोखिम स्वीकार करने को तैयार हैं, तो बुल केस निस्संदेह प्रेरणादायक है। हालांकि यदि आप एक रूढ़िवादी या मूल्य केंद्रित निवेशक हैं जिनके लिए मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस और सुरक्षा का मार्जिन अनिवार्य है, तो उठाए गए लाल झंडे शायद बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क से हमसे जुड़ें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।